दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम इस मंगलवार आपके लिए लाए हैं कहानी बड़े डॉक्टर। ये कहानी हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था की असलियत को उजागर करती है। धरती के भगवान कहे जाने वाले ज्यादातर डॉक्टरों ने चिकित्सकीय पेशे को व्यवसाय का रूप दे दिया है। पैसे की भूख ने डॉक्टरों को संवेदनहीन बना दिया है। यही कारण है कि आज हमारे देश की प्रतिभाएं पलायन को मजबूर हैं। आप इस कहानी को अंत तक सुने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रात के 12 बजने वाले थे। बेटी रुचिता के इंतजार में आशा जी दरवाजे पर ही बैठी थी। रुचिता शहर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की डॉक्टर थी। 1 साल पहले ही उसने नौकरी ज्वाइन की थी। रुचिता ने जब से नौकरी शुरू की कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह समय से घर आ जाए। यूं तो उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहती, लेकिन वह प्रायः रात को 12 बजे के बाद ही घर लौटती। माँ आशा जब उससे देर से आने का कारण पूछती तो वह बड़े ही सहज ढंग से उन्हें संतुष्ट करती। माँ, हमारा पेशा लोगों की सेवा का है और सेवा में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यदि छुट्टी के बाद भी कोई मरीज आ जाता है तो उसे देखना पड़ता है। फिर बच्चे तो भगवान जैसे होते हैं। मुझे उनकी सेवा करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्ज के निर्वहन में 11 बजते हैं या 12। रुचिता का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आशा जी का हमेशा एक ही सवाल होता, क्या पूरे अस्पताल में बस तू ही एक डॉक्टर है? और भी तो होंगे, फिर सारी जिम्मेदारी तू ही क्यों ले लेती है? मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टरों को गेहूं की तरह पीसा जाता है। और तो और जो जितना ही ईमानदारी से काम करता है वह अफसरों की नजर में उतना ही खटकता है। किसी दूसरे देश में चली जा, वहां डॉक्टरों को अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं और पैसे भी। देखना, आज यहाँ के ज्यादातर बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के बाद विदेशों की ओर भाग रहे हैं। बहुत दूर न जा, तेरे साथ पढ़ने वाला समीर आज अमेरिका में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, नाम भी है उसका। माँ की बातें सुनने के बाद रुचिता हमेशा कहती, देखो माँ, मैंने यहाँ पढ़ाई की है और अब पैसे के लिए किसी दूसरे देश भाग जाऊं यह ठीक नहीं है। हमारे चिकित्सा पेशे का एक धर्म है जिसे निभाने की मैंने शपथ ली है। मैं अपने देश में ही रहूंगी और यहीं के लोगों की सेवा करूंगी। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। माँ, यदि तुम्हारे जैसा हर कोई सोचने लग जाए तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? लोग बिना इलाज के मर जाएंगे। रुचिता के लंबे चौड़े भाषण के बाद आशा जी को हमेशा हथियार डालने पड़ जाते। अंत में बेटी की खुशी का हवाला देकर वह रुचिता के साथ खाना खाती और सो जाती। 1 साल से माँ बेटी की दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। रुचिता सुबह अस्पताल जाती और देर रात घर लौटती। फिर माँ बेटी के बीच थोड़ी नोकझोंक होती और दूसरे दिन की सुबह तक के लिए दोनों बिस्तर पर चली जाती। अन्य दिनों की भांति आज भी रुचिता अस्पताल की ड्यूटी पूरी करने के बाद करीब 12 बजे घर लौटी। माँ से औपचारिक बहस के बाद उसने खाना खाया और 1 बजे बिस्तर पर चली गई। दिन भर की थकान से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। रुचिता बिस्तर पर लेटी तो ऐसे लगा जैसे नींद अपनी बाहें फैलाकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बिस्तर पर जाते ही रुचिता नींद के आगोश में समा गई, लेकिन कुछ देर में ही फोन की घंटी ने रुचिता को मीठी नींद के आलिंगन से अलग कर दिया। पलकों को बिना खोले ही रुचिता ने फोन उठाया और ऊँघते हुए उसने धीरे से हेलो कहा। दूसरी ओर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई किसी से डरकर तेज गति से भाग रहा हो। मैडम, मैं नर्स लीना बोल रही हूँ, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। कई सीरियस केस है। यदि आपने जरा सी भी देर की तो कई मासूमों की जानें जा सकती हैं। रुचिता ने झल्लाते हुए नर्स लीना से पूछा, क्या हो गया? इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? चीखो नहीं, धीरे बोलो। कच्ची नींद से उठी रुचिता के गुस्से ने नर्स लीना की हड़बड़ी को थोड़ा कम कर दिया। अब उसने ठहर कर बोलना शुरू किया,
मैडम, शहर के 2 मोहल्लों में हैजा फैल गया है। कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। अब तक आधा सैकड़ा बच्चों को एडमिट किया जा चुका है। एम्बुलेंस से अभी और बच्चे आ रहे हैं। अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। मैडम प्लीज आप जल्दी आइए। वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं है। बच्चों के घर वालों ने यहाँ हंगामा खड़ा कर रखा है। लीना की बातें सुनकर रुचिता पूरा माजरा समझ गई। शायद आज वार्ड में फिर कोई डॉक्टर नहीं था। उसने नर्स लीना से कहा, जल्दी से बड़े डॉक्टर को फोन लगाओ, मैं बस 10 मिनट में पहुंचती हूँ। रुचिता ने एक सिकुड़ा सा कुर्ता सलवार पहन रखा था। उसी के ऊपर एप्रन डाला और बाहर निकलकर अपनी स्कूटी के पास पहुंच गई। वह जब स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो माँ आशा की भी नींद खुल गई। आशा जी दौड़ते हुए बाहर आईं और रुचिता से पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ जा रही हो? रुचिता ने उन्हें पूरी बात बताई और कुछ ही देर में उसकी स्कूटी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर फर्राटे भरने लगी। आशा जी ने बड़बड़ाते हुए घर का दरवाजा बंद किया। न जाने कैसी लड़की है, लगता है पूरे अस्पताल का जिम्मा ले रखा है इसने। भला ऐसे भी कोई 24 घंटे की नौकरी करता है? जब देखो तब फोन आ जाता है, मानो अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर ही ना हो। रुचिता अस्पताल पहुंचकर सीधे बच्चा वार्ड की ओर भागी। पूरा वार्ड खचाखच भरा हुआ था। हैजा से पीड़ित बच्चे तो अचेत पड़े थे, लेकिन उनके घर वालों की चीख पुकार से वार्ड का माहौल गमगीन और भयभीत करने वाला था। रुचिता ने नर्स लीना से पूछा, बड़े डॉक्टर साहब कब आने के लिए बोले हैं? लीना ने बताया, मैंने उन्हें फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ना आ पाएंगे। देर रात क्लिनिक से लौटे हैं, इतनी देर अस्पताल पहुंच पाना संभव नहीं है। रुचिता समझ गई कि बड़े डॉक्टर साहब इतनी रात कभी ना आएंगे। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। अस्पताल में जब कभी कोई सीरियस केस आया तो बड़े डॉक्टर ने कोई न कोई बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। अक्सर वो अपनी क्लिनिक में ही बिजी रहते। क्लिनिक उनकी पहली प्राथमिकता थी। अस्पताल की नौकरी तो उनके लिए पार्ट टाइम जॉब थी। सिर्फ सुबह एक बार अस्पताल आते और हाजिरी देकर अपनी क्लिनिक चले जाते। अस्पताल में मरीजों के इलाज का जिम्मा मातहत डॉक्टरों पर था। हालांकि बड़े डॉक्टर साहब बीच बीच में इन्हें भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने की सलाह देते रहते। उनका कहना था कि एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस से ही नाम और पैसा कमा सकता है। सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टरों की हैसियत 2 कौड़ी की होती है। एक रिक्शा वाला भी आकर उन पर हुक्म चलाने लगता है। अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर रुचिता ने कमान संभालते हुए एक एक बच्चे को जाकर देखा और फिर उन्हें दवाइयां देनी शुरू की। कुछ बच्चे ज्यादा सीरियस थे, उनके लिए एक महंगे इंजेक्शन की जरूरत थी। रुचिता ने नर्स लीना से स्टोर से इंजेक्शन लाने को कहा, लेकिन लीना ने इंजेक्शन लाने से मना कर दिया। रुचिता ने जब कारण पूछा तो लीना ने बताया कि बड़े डॉक्टर ने कहा है कि बिना मेरी परमिशन ये इंजेक्शन नहीं निकालने हैं। वैसे भी आधे से अधिक इंजेक्शन बड़े डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में रखवा लिए हैं। बमुश्किल 1 दर्जन इंजेक्शन पड़े होंगे, लेकिन उनकी इजाजत के बिना इन्हें हम नहीं निकाल सकते। लीना जब डॉक्टर रुचिता से यह सब बता रही थी तो उसका सिर झुका हुआ था। उसकी बेबस आवाज अपराध बोध से ग्रस्त थी। समय हाथ से निकल न जाए इसलिए रुचिता ने खुद बड़े डॉक्टर को फोन लगाया। रुचिता ने उन्हें बताया कि सर कई बच्चे बहुत सीरियस हैं, उन्हें इंजेक्शन देना जरूरी है। अगर इंजेक्शन न मिला तो उनकी जान जा सकती है। लेकिन लीना इंजेक्शन देने से मना कर रही है। प्लीज आप उससे कहें कि वह जल्द इंजेक्शन निकाल कर दे। बड़े डॉक्टर पर रुचिता के अनुरोध का कोई असर न हुआ। उन्होंने जमुआई लेते हुए बेरुखी के साथ कहा, देखो रुचिता, ये सरकारी अस्पताल है, जरूरी नहीं कि यहाँ सभी दवाइयाँ मिल ही जाएं। बीमार बच्चों के घर वालों से बोलो कि वो बाजार से इंजेक्शन खरीद कर लाएं। मौत की ओर बढ़ रहे बच्चों को देखकर डॉक्टर रुचिता का सब्र टूट गया। उसने कहा, सर जब इंजेक्शन अस्पताल में है तो हम बाजार से क्यों मंगवाएं? जो बच्चे भर्ती हैं
वो सब गरीब घरों के हैं, इतना महंगा इंजेक्शन कैसे खरीद पाएंगे वो। रुचिता की मानवीय बातें बड़े डॉक्टर को अंदर ही अंदर चुभ गईं। उन्होंने अपने सीनियर होने का हवाला देते हुए कहा, देखो रुचिता, जो मैं कह रहा हूं तुम उतना ही करो। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी नौकरी करते हैं, हमें सरकार की व्यवस्थाओं के हिसाब से ही चलना होगा। अगर अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है तो हम अपनी जेब से थोड़े ही खरीदेंगे। लेकिन सर, डॉक्टर रुचिता ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हमारे स्टोर में तो इंजेक्शन है सर। बड़े डॉक्टर को रुचिता की ये संवेदनशीलता बिल्कुल अच्छी न लगी। रुचिता की बातें उनके अहम को आहत कर गईं। उन्होंने कहा, रुचिता, तुम्हारी अभी साल भर की नौकरी है, फिलहाल तुम अपने काम से काम रखो। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। जो इंजेक्शन रखे हैं वो इमरजेंसी के लिए हैं। जरा सोचो, यदि किसी नेता मंत्री का कोई केस आ जाए और इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए तो हम कहां से लाकर देंगे। फिर हम मेडिसिन का स्टॉक भी तो खाली नहीं कर सकते, उसे भी तो मेंटेन करना पड़ता है, और ये सब तुम्हें नहीं मुझे करना पड़ता है। हालांकि अब तक रुचिता को समझ में आ चुका था कि इंजेक्शन नहीं मिलने वाले हैं, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, सर ये भी तो सीरियस केस है, क्या नेता मंत्री के लिए इन्हें हम मार डालें? प्लीज सर, इंजेक्शन दिलवा दीजिए, बेचारे मासूम बेमौत मारे जाएंगे। बड़े डॉक्टर काफी सीनियर थे, शायद उम्र के साथ उनका दिल भी कठोर हो चुका था, इसलिए उन्होंने सुबह बात करते हैं कहकर फोन काट दिया। किंग कर्तव्य विमूढ़ रुचिता नर्स लीना की ओर देख रही थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ऐसे हालातों में आखिर वो क्या करे। कुछ ही पलों में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में था। वो जानती थी कि उसका यह कदम उसके सीनियर के आदेश का उल्लंघन होगा, जिसकी कठोर सजा हो सकती है। वो स्टोर रूम की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे लीना भी चल पड़ी। रुचिता ने स्टोर से इंजेक्शन निकाले और जो बच्चे सीरियस थे उन्हें लगा दिए। धीरे धीरे बच्चों की हालत सामान्य होने लगी। सुबह तक सारे बच्चे ठीक हो गए और एक एक कर अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई। बच्चों के ठीक होने के बाद 24 घंटे से लगातार दौड़ रही रुचिता ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और वह घर चली गई। उसने सोचा कि आज जी भर के सोऊंगी, लेकिन नौकरी करने के बाद शायद रुचिता के जीवन में आराम के लिए कोई जगह नहीं बची थी। घर पहुंचने के घंटे भर बाद ही अस्पताल से फिर फोन आ गया। इस बार फोन पर बड़े डॉक्टर साहब थे। रुचिता, मैंने जब इंजेक्शन निकालने के लिए मना किया था तो तुमने क्यों निकाले? अब अगर किसी वीआईपी का कोई केस आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? थकान और अनिद्रा से टूट रही रुचिता ने बड़े ही सहज ढंग से जवाब दिया, सर, जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो हमें यह नहीं बताया गया था कि किसी वीआईपी के लिए हम सामान्य मरीजों की जान ले लें। हमने शपथ ली है कि हम समान रूप से हर हाल में प्रत्येक मरीज का इलाज करेंगे और उसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम मरीज को अमीर या गरीब में नहीं बांट सकते। सर, अस्पताल में आने वाला हर मरीज मेरे लिए वीआईपी है। और फिर मैंने इंजेक्शन चोरी तो किए नहीं है, उन्हें मरीजों को ही दिया है। चोरी शब्द सुनते ही बड़े डॉक्टर साहब के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि कहीं रुचिता को मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया। वैसे भी अस्पताल की सारी दवाएं मेरे क्लिनिक में ही तो खपती हैं, पूरा स्टाफ जानता है। यदि रुचिता को भी ये सब मालूम हो गया होगा तो वह मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। बड़े डॉक्टर को रुचिता की बातें ऐसी लगीं जैसे उनकी चोरी पकड़ ली गई हो। उन्होंने कहा, रुचिता, फोन पर मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ। अनुशासन और चिकित्सा धर्म से बंधी रुचिता फिर अस्पताल की ओर चल पड़ी। बड़े डॉक्टर अपने चेंबर में गुस्से के साथ पांव पटकते हुए टहल रहे थे। रुचिता को देखते ही उनका गुबार फूटना शुरू हो गया। देखो रुचिता, हमें अपने काम के साथ ही अनुशासन और सरकार के नियम कायदों का भी ध्यान रखना होता है। दायरे से बाहर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते।
चाहे मरीज मर ही क्यों न रहा हो। मैंने अपनी नौकरी के दौरान सैकड़ों मरीजों को मरते हुए देखा है, फिर भी नियम कायदों का उल्लंघन कभी नहीं किया। और ये भी तो सोचने वाली बात है, क्या हम हर मरीज को खुश रख सकते हैं? देखो रिश्ता, आदमी जब तक तकलीफ में नहीं होता तब तक वह ऊपर वाले भगवान को भी नहीं याद करता, फिर हम नीचे वाले भगवान की क्या औकात है। मरीजों का दुख ही तो हमें भगवान की श्रेणी में लाता है। रुचिता समझ गई कि बड़े डॉक्टर अभी आगे और क्या क्या बोलेंगे। उसने बड़े डॉक्टर के धूर्त चेहरे की ओर अपनी आंख गड़ाते हुए कहा, सर, तो फिर ऐसी नौकरी हम नहीं कर सकते। हमारा धर्म सिर्फ मरीजों का इलाज करना है। यदि हम वही नहीं कर सकते तो हमें इस नौकरी में बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं त्याग पत्र दे रही हूं सर। यह सुनकर बड़े डॉक्टर ने एक सुकून भरी सांस ली। वह खुश थे कि उन्होंने जो चाहा उनके बिना कहे रुचिता ने खुद कर दिया। वह सोच रहे थे, ठीक हुआ जल्दी चली गई। यदि ये कुछ दिनों तक और रह जाती तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाता। रुचिता बुझे मन के साथ घर पहुंची। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मां आशा दरवाजे पर उसका इंतजार करती नहीं मिली। वह दौड़ती हुई आशा के पास पहुंची और धीरे से बोली, मां, लगता है तुम ठीक कहती थी। यहाँ ईमानदारी से काम करने वालों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बड़े पदों पर बैठे घाघ लोगों की नज़र में हम हमेशा कांटों की तरह चुभते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग उनकी मनमानी में आड़े आते हैं। ये घाघ देश के पूरे सिस्टम में घुन की तरह लगे हुए हैं। माँ, हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन मजबूरन हमें अब किसी दूसरे देश में ही जाकर काम करना होगा। एक ऐसा देश जहां सांसों की सौदेबाजी न होती हो। एक ऐसा देश जहां कम से कम मर रहे लोगों को अमीर और गरीब में न बांटा जाता हो। जहां सारी सरकारी सुविधाएं सबके लिए समान हो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।